बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल बायोलॉजी विद गुरलीन के अंदर। अब आप इस चैनल पर सिर्फ बायोलॉजी का कंटेंट कवर नहीं करोगे, आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ लाइफ प्रोसेसेस, दैट इज प्योरली फ्रॉम द बायोलॉजी सेक्शन। तो ये चैप्टर बच्चों एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको पता है जब भी एग्जाम्स आते हैं तो 30 मार्क्स जो है वो बायोलॉजी कंट्रीब्यूट करती है, तो हमें उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो इस बार जो है आपके एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो अब इस बार ऐसा नहीं चलेगा बस कुछ क्रैम किया और आप निकल गए। आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना होगा, आपको डीपली क्वेश्चंस जो हैं जा करके बना करके डिज़ाइन करके दिए जाएंगे और फिर आपको आंसर्स करने होंगे। तो चलिए, अगर आपको इस तरीके से तैयारी करनी है तो आप एक राइट प्लेटफॉर्म पर हैं। आपके लिए मैं लेकर हाजिर हूँ लाइफ प्रोसेसेस, बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं उन सारी प्रोसेसेस को जो आपके या और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो इस कार्टून को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें फूड दिखाई दे रहा है जिससे हम न्यूट्रिशन को रिकॉल कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाई दे रहा है जो हमें इसके साथ लिंक करके पढ़ना है। फिर हमें यहाँ पर लंग्स दिखाई दे रहे हैं जिससे हमें रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग को पढ़ना है। फिर हमें यहाँ पर हार्ट दिखाई दे रहा है, तो मतलब हमें ब्लड को या बाकी और जो गैसेस वगैरह हैं उनको बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना है, तो उसका थोड़ा हम रोल यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर हमें यहाँ पर किडनी दिखाई दे रही है, मतलब हमें एक्सक्रीटोरी सिस्टम पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमें वो सारी प्रोसेसेस पढ़नी है बेटा जिनके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो आप बताओ मुझे, अगर आप 15-20 दिन तक खाना नहीं खाओगे, क्या आप अच्छे से रह पाओगे? एक टाइम तो ऐसा आएगा कि आप बोलना नहीं चाहिए, है ना। तो मतलब क्या है कि आपके लिए खाना बहुत ज़रूरी है। खाओगे नहीं तो बॉडी को एनर्जी कैसे मिलेगी, तो आपकी बॉडी ग्रो कैसे करेगी, आपकी बॉडी की डेवलपमेंट कैसे होगी, है ना। तो मतलब न्यूट्रिशन जो है वो आपके लिए और बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए भी ज़रूरी है। फास्टिंग कर सकते हैं, बट फास्टिंग भी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो सकती है, उसके बाद जो है वो बॉडी को हार्म करेगी, ठीक है। अब अगर बात करें कि क्या हम अपना सांस जो है उसको रोक सकते हैं? ज़्यादा देर नहीं रोक सकते। एक टाइम के बाद फिर से वही प्रॉब्लम आएगी कि हमारी लाइफ जो है वो संकट में आ जाएगी, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो हमें भाई क्या करना पड़ेगा, ब्रीदिंग भी करनी पड़ेगी और जो खाना खाया उसको फिर अंदर एनर्जी बनाने के लिए तोड़ना भी पड़ेगा, मतलब रेस्पिरेशन भी करनी पड़ेगी। फिर अगर मैं बात करूं कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, बेटा ब्लड क्यों होता है? हमें क्या करना है, जो चीज़ें हमने खाई हैं या हमने जो बाहर से एयर में से ऑक्सीजन इनहेल किया है, उस ऑक्सीजन को हर एक सेल तक हमें भेजना है। तो ऑटो रिक्शाज तो हमारी बॉडी में चलते नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेटा ब्लड का सहारा लेना पड़ता है। तो वो एक सर्कुलेशन का एक प्रॉपर सिस्टम बनता है वहाँ पर, जिसमें हार्ट जो है अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। अब आगे अगर मैं बात करूं कि एक्सक्रीशन जो हमारी बॉडी में जितना वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा बेटा, हमारे घर की बात करिए अगर हम, तो अगर हम ऐसे ही 2-3 दिन 4 दिन तक ऐसे सफाई नहीं करेंगे, हमारा वेस्ट जो है ऐसे ही हमारे बिन्स में पड़ा रहेगा। अगर वो डिस्पोज नहीं हो पा रहा तो वहाँ पर क्या होगा बेटा, वहाँ पर भी आपके स्मेली हो जाएगा, वो वहाँ पर मस्कीटोज वगैरह आ जाएंगे, बीमारियाँ फैलेंगी। तो देखो, वेस्ट हर जगह पर जो है उसको हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर ऐसे वेस्ट इकट्ठा होता रहेगा तो क्या वो हमारे लिए गुड है? नहीं बेटा, हमें वो वेस्ट भी अपनी बॉडी में से बाहर निकालना पड़ता है। तो उस वेस्ट को बॉडी में से बाहर निकालने में हमारी हेल्प कौन करता है बेटा? ये जो हमारा एक्सक्रीटोरी सिस्टम है, मतलब हमारी जो किडनीज हैं वो हमें हेल्प करती हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस की जरा सी एक बार डेफिनेशन को देखो बेटा, क्या है लाइफ प्रोसेसेस? वो सारे फंक्शंस हैं जो एक लिविंग बीइंग जो है वो कैरी करता है। कब? जब उसको क्या करना है, अपनी लाइफ को क्या करना है, मेंटेन करना है, अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें? न्यूट्रिशन पढ़ना है बेटा, रेस्पिरेशन पढ़ना है हमें, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, एंड एट द लास्ट हमें एक्सक्रीशन पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम बच्चा जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ हम ह्यूमंस के अंदर नहीं पढ़ेंगे, हम लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी पढ़ेंगे और हम
इसको इसी इन सारी प्रोसेसेस को हम प्लांट्स के अंदर भी देखेंगे। तो अब आज का जो ये आपका लेक्चर है वो प्योरली न्यूट्रिशन के ऊपर बेस्ड है। इसको ही हम कवर करेंगे। इस लेक्चर को हम कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे, तो मतलब टॉपिक वाइज कवर करेंगे। पहले हम न्यूट्रिशन कवर करेंगे, रेस्पिरेशन फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन कवर करेंगे, फिर हम एट द एंड एक्सक्रीशन कवर कर लेंगे। तो आज का जो लेक्चर है बेटा वो न्यूट्रिशन के बेसिस पर है। आज के लेक्चर में हम जो है कवर करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन इन केस ऑफ अमीबा एंड पैरामेशियम तक। आज हम ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर हमारा। तो देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। अब हमें देखना है कि न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है बेटा जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं। अब ऐसा नहीं है मम्मी ने आपको थाली परोस के दे दी और आपने ऐसे पकड़ ली तो आपने क्या करा, अपना फूड ले लिया, नहीं, ठीक है। आप जब अपने फूड को इनटेक करोगे, ठीक है, तो फूड इनटेक करना और उसको यूटिलाइज करना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म कर सकता है एक प्रोसेस जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है, फिर उसको बेटा यूटिलाइज करता है अपनी ग्रोथ के लिए। अब क्वेश्चन नेक्स्ट यही है कि क्यों न्यूट्रिशन करनी है हमें। तो क्योंकि हमें एनर्जी मिले, तो न्यूट्रिशन हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है सो दैट हम अपनी बॉडी की काफ़ी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कैरी आउट कर सकें। आपको इधर उधर मूव करना है, आपको डांस करना है, आपको खाना भी खाना है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए है। आपको पढ़ना है, वहाँ तो एनर्जी खत्म ही हो जाती है, ठीक है, तब भी आपको क्या चाहिए बेटा, एनर्जी चाहिए। तो ऐसी एक्टिविटीज़, साइकिलिंग करनी है आपको, वो तो आप करते नहीं हो। अब तो जाना है तो कार में जाएंगे जी, स्कूटी में जाएंगे जी, बस भी नहीं हम पकड़ेंगे, वहाँ तक कौन जाएगा पैदल, है ना। तो वो जो आपकी एनर्जीज वहाँ आपको चाहिए होती हैं, तो वो एक्टिविटीज़ जो आपने परफॉर्म करनी है उनके लिए जो आपको एनर्जी चाहिए है वो अगर आप न्यूट्रिशन करोगे तब मिलेगी, ठीक है। तो आपकी बॉडी में अगर बेटा कोई सेल्स आपका टिश्यू कोई इंजर हो जाता है, आप कुछ कर रहे थे ध्यान से नहीं कर रहा, तो आपको कोई इमेजिन करो कोई कट लग गया आपको, तो वहाँ पर टिश्यू जो है वो आपका थोड़ा ब्रेक होता है, उस टिश्यू के जो सेल्स है वो ब्रेक होते हैं, उनको हमें रिपेयर करना पड़ता है ना। तो उन सेल्स की रिपेयर जो है वो बॉडी इटसेल्फ अपने आप ही करती है ना, बाय इट्स ओन। तो वो जो रिपेयर है उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, वो भी न्यूट्रिशन से आती है। कहते हैं अब हमारी बॉडी की जो मेंटेनेंस है, मतलब आपकी बॉडी की प्रॉपर मेंटेनेंस, कौन सा जो ऑर्गन है वो कैसे काम करेगा, उसको एनर्जी जो मिलेगी, वो सब जो है न्यूट्रिशन से हमें मिलता है। सो नेक्स्ट, तो भैया अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है तो सिंपल सी बात, हमारा गुजारा नहीं है। तो सिंपल सी बात भैया, अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो गुजारा नहीं है, तेरे बिना ना गुजारा है ना, तो ये बात हो जाएगी। तो भैया एसेंशियल है फॉर सर्वाइवल एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल लाइफ प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन करोगे, एनर्जी दोगे, तभी बाकी की प्रोसेसेस जो है बॉडी में कैरी आउट कर पाओगे। चलिए बढ़ते हैं, अब आगे देखेंगे कि कैसे न्यूट्रिशन जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। लोअर ऑर्गेनिजम्स कैसे अपनी न्यूट्रिशन करते हैं, या फिर जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, और उनकी न्यूट्रिशन जो है वो हमारी न्यूट्रिशन से कैसे डिफरेंट है। तो पहले आपकी बुक में ऐसे लिखा हो सकता है बेटा, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, कोई मसला नहीं है, एक ही बात है, आपकी इच्छा है, आप ही कर सकते हो जो करना है आपने, आप मोड लिखो, टाइप लिखो, बात एक, ठीक। तो न्यूट्रिशन के बेसिकली अगर मैं ब्रॉडली क्लासीफाई करूँ बेटा न्यूट्रिशन को, तो बेसिकली हम दो मोड्स लेकर के चलते हैं। ये तो चार हो गया था, सॉरी, दो मोड्स लेकर के चलते हैं। एक है बेटा ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड दूसरा है हीटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो ये एक ऐसा मोड है, अब ऐसा मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाता है। ऑटोमेटिक वर्ड का क्या मतलब होता है, खुद से करना, है ना। तो जब एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, वो ऑटोट्रॉफ है।
अब ये मत बोलना मैंने आज सुबह मैगी खुद से बनाई थी, मैंने अपने ब्रेड पर खुद जैम लगाया था, तो मैंने अपना तो खाना खुद से बनाया था, मैंने तो अपने लिए चाय भी खुद से बनाई थी, तो मैं ऑटोट्रॉफ ठहरा। ऐसा नहीं है भैया। ऑटोट्रॉफ्स वो हैं जो अपनी बॉडी के अंदर अपना खाना खुद से बनाते हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करते। हम जो हैं, हम जो लोग हैं, हम ह्यूमंस जो हैं बेसिकली, हम दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम प्लांट से भी अपना फूड लेते हैं, हम एनिमल्स से भी अपना फूड लेते हैं, तो मतलब हम दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो हम ऑटोट्रॉफ्स नहीं हैं। तो हम क्या हुए? हम हुए हेटेरोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स बेसिकली क्या है? ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ। तो एग्जाम्पल में आप प्लांट्स की बात कर सकते हो, कुछ बैक्टीरिया की आप बात कर सकते हो। अगर आपकी बुक में साइनोबैक्टीरिया लिखा है तो वो भी बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो ये सेकंड मोड है। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या है? हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट। तो जब एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, किसके लिए बेटा? अपने फूड के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल एनिमल, ह्यूमन भी एक सोशल एनिमल है, तो ह्यूमन की भी बात कर सकते हैं। फंगाई की बात करेंगे तो जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं ये दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, तो इनको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। आई गेस आपको इतना समझ में आ गया है। अब देखते हैं कि जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फर्दर इसकी कितनी टाइप्स हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट करो, फिर बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, चलो। तो बेटा अभी हमने एक बार देख लिया है कि ब्रॉडली हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं न्यूट्रिशन के मोड्स को। तो बेसिकली दो ही हैं, पहला है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इनमें से पहले हम देखेंगे कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कैसे जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। फिर हम देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर तीन अलग जो इसकी टाइप्स हैं उनको। तो पहले हम करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मतलब जब आपने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है तो आपको प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की बात करनी है। तो जब प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं तो जो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं और कौन से ऑर्गेनेल्स को वो यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। अब मुझे पहले एक सिंपल सा आंसर बताओ कि आप अपना खाना कहाँ पर बनाते हो? ऑब्वियसली किचन के अंदर, बेडरूम के अंदर तो आप खाना नहीं बनाओगे, है ना। तो किचन के अंदर जब आप खाना बनाते हो तो आपको वहाँ पर काफ़ी सारे मटेरियल्स चाहिए होते हैं, रॉ मटेरियल्स, है ना। फिर आपको गैस भी चाहिए होता है, रॉ मटेरियल बनाए और जिधर सही से आग लगानी है वहाँ दिलजीत की तरह, है ना, वो बोलते हैं ना कि भाई जिधर आग लगानी चाहिए वहीं पर लगानी चाहिए, सही जगह पर आग लगाना बड़ा ज़रूरी है ना, गलत जगह पर मत लगाना। चलो यानी हाँ, तो भैया जैसे आपको हीट की ज़रूरत होती है तो वैसे ही जो प्लांट्स हैं उनको भी अपना खाना बनाने के लिए अपना चूल्हा जलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैसे चूल्हा जलाते हैं, कैसी इनकी किचन है, अब देखेंगे। आप अपने लिए जब खाना बनाते हो तो चलिए चाय से शुरू करते हैं। चाय बनाते हो तो आपको चाय पत्ती चाहिए होती है, चीनी चाहिए होती है, पानी चाहिए है, दूध चाहिए है, इलायची चाहिए है, और अगर चाय के मसाले चाहिए आपकी मर्जी है वो अपने हिसाब से डालो। ठीक है, तो अब जो ये अपनी इमेजिन करो ये भैया चीनी बनाएंगे, चलो ठीक है, ये तो चीनी से ही शुरुआत करते हैं, चीनी खाते हैं, ठीक है, ऐसे मान के चलो तुम। अब इनको क्या करना पड़ेगा, इनको जो चीज़ें जुटानी पड़ेगी वो रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड, इनको चाहिए होगा वाटर, कुछ मिनरल्स भी चाहिए होंगे, और इनको सनलाइट चाहिए होगी क्योंकि इनको इन सारी चीज़ों को पकाना भी तो है, हम भी तो पकाते हैं, है ना। तो अब ये क्या करेंगे बेटा, अब ये सबसे पहले अपने एक टिश्यू को यूज़ करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम, और उसकी हेल्प से ये क्या करेंगे, रूट की हेल्प से अपना जो पानी है, यहाँ ये अगर रूट्स हैं, वेट अ सेकेंड, अगर यहाँ पर ये इसकी रूट्स हैं बेटा, तो रूट्स में जो है जाइलम प्रेजेंट होगा ऐसे, है ना। तो इनमें से जो वाटर है और जो मिनरल्स हैं वो ऊपर की तरफ जाइलम की हेल्प से लीव्स में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो अब
क्योंकि यहाँ से सन जो है वो शाइन कर रहा है, तो वो इसे क्या कर रहा है, लाइट दे रहा है। हम लोग या बाकी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म सांसें ले रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इनको एनवायरमेंट में से मिलती है। तो अब इन तीनों चीजों को ये यूज करके अपना बनाते हैं खाना। तो रॉ मटेरियल क्या हुआ बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इनका जो इन्होंने क्या लिया, लाइट, है ना। तो ये चीजें चाहिए इनको। अब देखो, मुझे यहाँ से समझना है पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा सा लीफ जो है वो ऐड करके रखा है पहले ही। तो इस लीफ के अंदर हमने कुछ ज्यादा ही बड़ा क्लोरोप्लास्ट दिखा दिया है। इतना नहीं होता साइज, बहुत से क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बट हमें तो स्टडी करना है उसके स्ट्रक्चर को। तो एक बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट देखते हैं यहाँ पर, जो ये आप देख पा रहे हो, ये है क्लोरोप्लास्ट। जैसे तुम केक को काटते हो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू जी, है ना, तो वैसे यहाँ पर आपने इसको ऐसे काटा और इसको आप बीच में से देख रहे हो, ठीक है बेटा। तो ये है क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पर तुम्हें जो ये ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, पहले तो इनका नाम जानते हैं। बताओ भैया तुम्हारा क्या नाम है? जो तुम घर पे अपनी मम्मा को अगर कुकिंग करते हुए देखते हो तो देखा होगा कि हमारी मदर्स क्या करती हैं, ऐसे जो रोटियां बनाती हैं एक के ऊपर एक रखती जाती हैं, उनका स्टैक बना देती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, बहुत सारे होते हैं इसके अंदर। तो ये जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो एक एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है जिनसे ये स्टैक बना है, उसको बोला जाता है बेटा थैलाकोइड। क्या बोला जाता है उसको? थैलाकोइड। अब बेटा ये थैलाकोइड जो है, इसके अंदर जो प्लांट को ग्रीन कलर देने वाला पिगमेंट क्लोरोफिल है वो मौजूद रहता है, ठीक है। तो थैलाकोइड के अंदर क्या है बेटा? क्लोरोफिल है, ठीक है। तो क्लोरोफिल थैलाकोइड के अंदर मौजूद रहता है। हमें ये पता चल गया कि भैया प्लांट के अंदर मिलने वाला क्लोरोफिल जो है वो कहाँ पर होता है? कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के थैलाकोइड के अंदर। अब ये सिर्फ कलर देने के लिए नहीं होता प्लांट को, इसका जो एक और बड़ा प्यारा सा काम है वो ये है कि इसने लाइट एनर्जी को ट्रैप भी तो करना है। जो आपने यहाँ से इस पौधे को लाइट दिलवाई है सन से, उस लाइट को ट्रैप भी तो करोगे कहाँ पर, ठीक है। तो जो ये क्लोरोफिल है तो ये इस लाइट को पकड़ेगी, ठीक है। तो ये लाइट जो है उसको ये ट्रैप करता है, ट्रैप लाइट। कौन सी लाइट? सन से आएगी, ठीक है। अब बेटा जो ये पूरा स्टैक बन गया, ऐसे यहाँ पर भी है ऐसे, ठीक है। अब जो ये स्टैक है पूरा ऐसे, इस पूरे स्टैक को बेटा हम बोलते हैं ग्रैनम। पूरे को हम बोलेंगे ग्रैनम, ठीक है। अब जो ये एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से लिंक्ड होगा, ठीक है, इसको बोलेंगे लैमिना, ठीक है। और जो ये इसका वाइट या क्रीमिश कलर में थोड़ा मैट्रिक्स देख रहे हो ना, इसका मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं हम स्ट्रॉम। इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉम। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड इट इज अ बेसिकली किचन ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पर जो है प्लांट अपना खाना बनाता है, तो ये किचन है प्लांट का। तो क्यों भाई? क्योंकि जिधर किचन कहाँ होती है? जिधर चूल्हा होता है, तो चूल्हा क्या है? ये हमारा थैलाकोइड ही तो है, जिसमें लाइट हम स्टोर करके रखेंगे, है ना। तो लाइट जिसको हम इधर पकड़ेंगे, तो इस लाइट की हेल्प से आगे हम जो ये वाटर है इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट करो। अभी देखते हैं कि इस लाइट का हम क्या करने वाले हैं, इससे हम कैसे जो प्लांट है उसका खाना बनाने वाले हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करो। चलो बढ़ते हैं अब आगे। इतना मैं इरेज कर रही हूँ बेटा। देखो अब यहाँ पर मैंने क्या बोला तुम्हें? मैंने बोला कि यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्लोरोफिल रहता है, ठीक है। तो तुमने जो कभी इक्वेशन देखी होगी फोटोसिंथेसिस के लिए, जनरल इक्वेशन, उसमें आपको पूरे रिजल्ट बता देते हैं, ओवरऑल इक्वेशन बता देते हैं, बट उसका ऐसे नहीं बताते कि कैसे होता है। तो अभी आपको याद रखना है कि लाइट फेज में क्या होता है और डार्क फेज में क्या होता है। तो जो फोटोसिंथेसिस होती है बेटा वो दो फेजेस में चलती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है वो दो फेजेस में चलती है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? लाइट की हेल्प से
फूड की सिंथेसिस मतलब प्रिपरेशन करना, है ना। तो जो फोटोसिंथेसिस है बेटा वो जो है वो 2 फेजेस में चलेगी। कलर चेंज करके देखते हैं जरा, क्या आपको दिखाई देता है? अब देखो फोटोसिंथेसिस जो है, हाँ फोटोसिंथेसिस जो है वो बेटा 2 तरीके से होती है, 2 फेजेस में होती है। पहला फेज जो है उसको हम बोलते हैं लाइट फेज, मतलब इसमें बेटा लाइट यूज होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ दिन में होता है, ठीक है। अब दूसरा है उसको हम बोलते हैं डार्क फेज। डार्क फेज का मतलब ये नहीं है कि ये रात को होता है, इसका मतलब ये है कि इसमें बस लाइट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इसमें हमें लाइट की जरूरत नहीं है, ये लाइट फेज के बाद होता है, ठीक है। अब लाइट फेज में क्या होता है? लाइट फेज को आप ऐसे याद करोगे कि आपने जो लाइट यहाँ पर क्लोरोफिल के अंदर ट्रैप करी थी उस लाइट को आप अब यूज करोगे वाटर को तोड़ने के लिए। वाटर में क्या क्या है बेटा? वाटर में हाइड्रोजन है, वाटर में ऑक्सीजन है, उन चीजों को अलग करना है, ठीक है। अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आग लगानी पड़ेगी। 2 दोस्त थे, तुमने उनमें कोई चुगली लगा दी, वो बेचारे अलग हो जाएंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा? चिंगारी लगानी पड़ेगी। किसमें? वाटर में, तभी तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की दोस्ती टूटेगी। अब वो चिंगारी कौन लगाएगा? ये थैलाकोइड में ट्रैप्ड क्या लाइट, ठीक है बेटा। अब यहाँ से लाइट फेज के एल से तुम याद करोगे, एल से लाइट, एल से लाइसिस, ठीक है। तो यहाँ पर तुम क्या करोगे बेटा? लाइसिस ऑफ वाटर। लाइसिस ऑफ वाटर माने ब्रेक डाउन, ठीक है। लाइसिस ऑफ वाटर मतलब ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। गलत बात है किसी के जीवन में आग लगाना, ऐसे नहीं करना। तो लाइसिस ऑफ वाटर में बेटा जो यहाँ से प्लांट ने रूट्स के थ्रू, जाइलम के थ्रू लीफ तक पानी पहुंचाया था, उसको क्लोरोफिल के अंदर ट्रैप्ड लाइट अब क्या करेगी? तोड़ देगी। यहाँ से रिएक्शन होगा, यहाँ से जो वाटर है वो टूट जाएगा, 2 हाइड्रोजन एंड हाफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इन चीजों में जो है आपका जो है वाटर वो टूट जाएगा। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लिख देना बेटा। तो ये प्रोसेस जो होती है वो लाइट फेज में होती है। अब तुम यहाँ से नोटिस करो जरा, यहाँ पर तुम नोटिस करो जरा कि कौन कौन सी चीजें आई हैं। तुम देखो यहाँ पर ऑक्सीजन आया है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी आया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वाला केस अभी तुम्हारे लेवल के लिए जरूरी नहीं है। तुम ये देखो यहाँ पर ऐसे तो नहीं होगा बेटा कि रूट्स ऐसे सोचेंगी कि भैया मुझे तो फोटोसिंथेसिस करनी है, बस मुझे 1 मॉलिक्यूल वाटर का दे दो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के जो है वो सॉइल में से आएंगे। तो लेट्स सपोज यहाँ पर क्या है? x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। तो बेटा यहाँ पर जो ये हाफ मॉलिक्यूल्स तुम ऑक्सीजन के निकाल रहे हो, ये भी तो बहुत सारे निकलेंगे, वो आपस में जुड़ते रहेंगे, फिर से वो O2 की फॉर्म में आएंगे, फिर वो ऑक्सीजन जो है वो यहीं से लाइट फेज में से किधर चली जाएगी बेटा? यहाँ पर। कहाँ पर? हमारे इन्वायरमेंट में, जिसको हम और बाकी ऑर्गेनिज्म बड़ी आसानी से इनहेल कर लेंगे, ठीक है बेटा। ये चलता रहता है। अब बात करते हैं इस हाइड्रोजन की कि ये हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये हाइड्रोजन जो है ये कहाँ पर जाएगा। देखो बेटा, तुमने जो है प्लांट को बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड भी तो दिलवाई है, ठीक है। तुम कौन से ऐसे हो कि तुम ऑक्सीजन लेते हो और इनहेल करने के बाद एक्सेल कुछ भी नहीं करते, या बाकी ऑर्गेनिजम्स भी तो हैं, वो भी तो कुछ एक्सेल करते हैं, हम भी करते हैं। तो हम बेटा ऑक्सीजन के हम बोल सकते हैं इन रिटर्न जो प्लांट्स हैं उनको बेटा कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो प्लांट जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट जो है वो यूटिलाइज करेगा, और प्लांट अपने कार्बोहाइड्रेट्स को यहाँ से रिलीज हुई हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस करवा देगा। जब भी आप किसी चीज में बेटा हाइड्रोजन ऐड करते हो तो आप क्या बोलते हो कि रिडक्शन हुई है। तो इस फेज में बेटा, डार्क फेज में, बस इतना याद रखो, कोई रिएक्शन नहीं याद करना, कि यहाँ पर क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की बेटा हमने क्या करनी है? रिडक्शन करनी है, और जिससे बेटा बाद में क्या फॉर्म हो जाएगा?
ग्लूकोज फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा यहाँ से? ग्लूकोज जो है अल्टीमेट प्रोडक्ट, इनका खाना जो है वो फॉर्म हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया है। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट करें सो दैट मैं आपको आगे पढ़ा सकूं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लें आप। चलिए अब बेटा इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं। लाइट फेज का आपको पता होना चाहिए कि इसमें लाइसिस होगा। डार्क फेज लाइट फेज के खत्म होने के बाद शुरू होता है, और यहाँ पर जो लाइट फेज की हाइड्रोजन आई थी उसको यूज करके कार्बोहाइड्रेट्स की रिडक्शन होती है और वहां से ग्लूकोज फॉर्म होता है। तो अब इन दोनों रिएक्शंस का जो ओवरऑल रिजल्ट है उसको हम कैसे लिखते हैं वो अभी देखेंगे। अब देखो बेटा ओवरऑल रिएक्शन क्या रहेगा? ओवरऑल रिएक्शन बेटा क्या रहेगा? देखो तुम ओवरऑल रिएक्शन में बेटा तुमने जो भी रॉ मटेरियल्स यूज करे थे, तुमने बेटा कार्बन डाइऑक्साइड यूज करी थी, तुमने वाटर यूज किया था, है ना? तो यहाँ पर तुमने वाटर भी यूज किया था। और कंडीशंस लिखना मत भूलना। तुम देखो अगर तुम इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो बेटा ग्लूकोज नहीं फॉर्म होगा, ठीक है? अनटिल एंड अनलेस तुम इसको लाइट का सप्लाई नहीं दोगे। तुम चाय चढ़ाते हो बनाने के लिए, क्या तुम ऐसे ही चाय पत्ती, पानी, चीनी मिक्स करके चूल्हे पर चढ़ा दोगे तो क्या वो बनेगा? उसको लाइट जितनी देर उसको आप नहीं दोगे, उसको हीट आप नहीं दोगे, क्या वो बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी बेटा तुम्हें क्या करना पड़ेगा? क्लोरोफिल एंड सनलाइट की बात करनी पड़ेगी, और यहाँ से तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? ग्लूकोज C6H12O6 यहाँ से फॉर्म होगा, और यहाँ पर बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी निकलेगा जो इन्वायरमेंट में रिलीज होगा, जिसको हम लोग यूज करें, ठीक है बेटा? तो आपको याद रखना है कि जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तो क्लोरोफिल जो है वो लाइट को ट्रैप करता है, और उसकी हेल्प से यहाँ से क्या होता है? सनलाइट को यूज करके, वाटर की लाइसिस करके जो है वहां से हाइड्रोजन को रिलीज करवाया जाता है, ऑक्सीजन को रिलीज करवाया जाता है, फिर फर्दर हाइड्रोजन को यूज करके कार्बोहाइड्रेट्स की रिडक्शन करके ग्लूकोज बना दिया जाता है। अब जब भी बेटा कभी इक्वेशन लिखते हो ना, ऐसे मत करना कि इधर तुम कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखो फिर उसके साथ तुम वाटर का फॉर्मूला भी लिख दो, बट वहां जो प्रोडक्ट बना है उसमें तुम ग्लूकोज लिख दो, ठीक है? वो एक सही तरीका नहीं है। आपको फॉर्मूला ही लिखना है, उसके नीचे उसका नेम आप लिख सकते हो, मेंशन कर दो, ठीक है? वो ओके है, बट वहां पर नहीं लिखना, ठीक है? समझ में आया? तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन केस ऑफ प्लांट्स। अब एक चीज रह गई जो यहाँ पर हमें समझनी है। अभी किचन का तो हमें समझ में आया, अब प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ले पाते हैं या हमें ऑक्सीजन कैसे भेजते हैं? इसके लिए बेटा आपको स्टोमेटा का रोल जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं कि स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है? चलो देखते हैं। बेटा जो ये आपको स्लाइड दिखाई दे रही है इसमें आपको नंबर ऑफ सेल्स दिखाई दे रही हैं, और जो ये सेल्स हैं बेटा, ये जो सेल्स मिलकर के एक टिश्यू बना रहे हैं, ये कौन सा टिश्यू है? ये है फोटोसिंथेटिक टिश्यू, ठीक है? जिसको आप मीजोफिल भी बोल सकते हो, ठीक है? तो ये फोटोसिंथेटिक टिश्यू है। जरा वेट करें 1 मिनट के लिए, मुझे कलर चेंज करने दें। तो बेटा जो ये है ये पूरा क्या है? फोटोसिंथेटिक टिश्यू। ये क्या है? फोटोसिंथेटिक टिश्यू। तो मतलब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है क्योंकि भैया ये लीफ का पोर्शन है ना? तो अब जो ये बेटा ऊपर वाले सेल्स हैं, जो ये एक लेयर बना रहे हैं, ये है अपर लेयर, और इसको हम क्या बोलेंगे? अपर एपिडर्मिस। कभी कभी बेटा पेपर में ये पूरा डायग्राम आपको मिलता है और आपको लेबलिंग के लिए बोलते हैं, तो आपको एक एक जो सेल है उसका पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर जो है वो स्टोमेटा प्रेजेंट है, और आपको स्टोमेटा के भी फंक्शन का पता होना चाहिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में करवा रही हूँ, ठीक है? तो इसको इम्पोर्टेंट करके मार्क कर लेना। इसके बाद मैं आपको हर एक टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और आपको वो क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। तो चलिए देखो, जो ये ऊपर वाला है रीजन, इसको हम क्या बोल रहे हैं? अपर एपिडर्मिस। ये क्या है बेटा? अपर एपिडर्मिस, ठीक है? अपर एपिडर्मिस। तो जो ये नीचे की तरफ है बेटा, इसको हम बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। लोअर
एपिडर्मिस। समझ में आया इतना? ठीक है, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, इतना हमें समझ में आ गया है। जो ये आपको लंबे से सेल्स जो कि टाइटली पैक्ड हैं, जिनमें स्पेसेस नहीं है, इनकी जो लेयर है ये क्या है? पैलिसेड लेयर। ये है बेटा पैलिसेड लेयर। ठीक है, अब इनके ऊपर भी बहुत सारे बेटा ऐसे क्लोरोप्लास्ट पड़े होते हैं, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो यही क्लोरोप्लास्ट तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे थे हमें, तो इनके ऊपर भी रहेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्या है बेटा? ये क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब किचन ऑफ प्लांट। अब यहाँ पर तुम्हें जो ये नीचे यहाँ से यहाँ तक का टिश्यू दिख रहा है, इसमें तुम देख सकते हो कि स्पॉन्ज की तरह स्पेसेस हैं। तो जो ये टिश्यू है बेटा, इस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? इस टिश्यू को बेटा हम बोलते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल। ये क्या है? स्पॉन्जी मेसोफिल। स्पॉन्ज की तरह यहाँ पर बेटा पोर्स है ना, इसलिए स्पॉन्जी मेसोफिल। अब जो ये नीचे की लेयर है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ बीन शेप्ड ऐसे सेल्स मौजूद हैं, जिनको हम गार्ड सेल्स बोल सकते हैं। और ये क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमा मींस टू से स्टोमेटा। ठीक है, अगर एक की बात करें तो स्टोमा। अब ये जो टिश्यू है ये कैसे दिखाई देगा, कहां पर दिखाई देगा? अगर मेरे पास ये लीफ है तो बेटा जो इस लीफ का ये अपर रीजन है, इसके ऊपर यहाँ पर ये वाला लेयर होगा। अब नीचे नीचे की तरफ जैसे आप जाओगे तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। तो मतलब क्या है? जो नीचे की तरफ जो ये लोअर एपिडर्मिस है वो बैक ऑफ द लीफ दिखाई देगा, यहाँ पर कहीं पर है ना, यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टोमेटा आपको दिखाई देंगे। आपको याद रखना है नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो ज्यादा दिखाई देगा इन अ लोअर रीजन एज कंपेयर टू द अपर एपिडर्मिस। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब अगर मैं इसको आपको यहाँ से ऐसे कट करके बताऊं, अगर मैं बेटा इस लीफ को ऐसे कट कर दूंगी ना, कट कर दूंगी, तो कट करने पर जो बेटा ये वाला, देखो तुम ध्यान से देखो, कट करने के बाद बेटा जो ये वाला रीजन आया ना, इसको अगर हम जूम कर देंगे, जो ये रीजन आपके सामने आया है ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको अगर आप जूम कर दोगे तो इस रीजन के जूम करने पर जो आपको टिश्यू दिखाई देगा वो ये वाला होगा। तो मतलब यहाँ पर इस एरिया में ये सारा आपका ऐसे प्रेजेंट है। बट ये बहुत ज़्यादा ऐसे हम बोल सकते हैं कि टाइटली पैक्ड है, तो इसकी वजह से जो लीफ है वो इतना मोटा सा नहीं है। ठीक है, तो ये आपको सारा समझ में आया। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि जो ये स्टोमेटा है उनमें कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर हम एक स्टोमा का फंक्शन देख लेंगे और उससे समझ लेंगे कि कैसे जो है गैसियस एक्सचेंज होता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो। चलो अब बढ़ते हैं आगे। देखो अगर ये एक स्टोमा है तो इसमें जो ये बीन शेप्ड सेल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ये है गार्ड सेल्स। ये क्या है बेटा? गार्ड सेल्स। ठीक है, और जो इनके बीच में ये आपको गैप दिखाई दे रहा है ये वाला, ये सारा क्या है बेटा? इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर या फिर पोर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अब इनके ऊपर भी आपको बहुत सारे ऐसे जो है वो क्लोरोप्लास्ट दिखाई देंगे। ठीक है, इनके ऊपर भी आपको क्या दिखाई देगा? क्लोरोप्लास्ट जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, अब जो ये बेटा स्टोमेटल पोर के जो ये अराउंड गार्ड सेल्स हैं ये बेटा क्लोज होते हैं, ये बेटा ओपन होते हैं। जब इनके अंदर आप वाटर देखोगे कि वाटर एंटर होगा, जब वाटर एंटर होगा तो स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन होगा। वाटर एंटर होगा तो पहले ये ऐसे होंगे बंद। ठीक है, जब वाटर एंटर होगा तो ये बेटा ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, इमेजिन करो ये गार्ड सेल्स हैं ऐसे,
तो इनमें जैसे अगर ये पहले बंद था, जैसे ही इसमें वाटर जाएगा तो ऐसे ये यहाँ से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर की एंट्री पर क्या होगा, ये जो पोर है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा जब वाटर एंटर होगा। अब अगर यहाँ से वाटर जो है वो बाहर निकल जाए, एरो देखो किधर लगाया मैंने, बाहर की तरफ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो पोर है वो क्लोज हो जाएगा। अब अगर किसी चीज को रूम के अंदर आना है तो गेट तो ओपन करना पड़ेगा, अगर उसको बाहर जाने से रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गेट को फिर से बंद करना पड़ेगा। तो ऐसे ही बेटा जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है तो वाटर की एंट्री होती है गार्ड सेल्स में, जिसकी वजह से जो गार्ड सेल्स है वो ऐसे ओपन हो जाते हैं और जो स्टोमेटल अपर्चर है वो ओपन हो जाता है, और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है फिर वो अंदर चली जाती है और फोटोसिंथेसिस होती रहती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा तो ऑक्सीजन जो है वो बाहर आएगा, इसको हम इनहेल कर लेंगे। अब अगर यहाँ से वाटर बाहर आ जाए तो क्या होगा बेटा, स्टोमेटल पोर बंद हो जाएगा और फिर क्या होगा, there will be no exchange of gases. So this is how the stomata are helpful in the exchange of gases. तो हमें पता चला कैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और कैसे जो ऑक्सीजन है वो बाहर की तरफ मूव करती है। सो विद दैट जो है हमने जो फोटोसिंथेसिस है इन प्लांट्स वो कवर कर लिया है। फोटोसिंथेसिस में हमने ये तो देखा कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना जो बनाते हैं वो क्या होता है, वो ग्लूकोज। बट जैसे हम ह्यूमंस की बॉडी में जो एक्सेस ग्लूकोज होता है उसको हम ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, वैसे ही जो प्लांट्स हैं वो जो उनका एक्सेस ग्लूकोज है उसको ये स्टार्च की फॉर्म में जो है वो स्टोर करते हैं। तो क्या प्लांट्स के अंदर वाकई स्टार्च होती है, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक वैरीगेटेड लीफ। वैरीगेटेड लीफ क्या होता है, अभी आपको जो ये लीफ दिखाई दे रहा है ये पूरा ग्रीन है, उस लीफ में क्या होते हैं, कुछ पैचेस आपको ग्रीन कलर के दिखाई देंगे, कुछ कुछ जगह पर आपको लाइट कलरेशन दिखाई देगी और कुछ जगह पर आपको प्रॉपर ग्रीन कलर दिखाई देगा। तो ऐसे लीफ को हम क्या बोलते हैं, वैरीगेटेड लीफ। तो ऐसा एक प्लांट हमारे पास था, उसको हमने पहले 3 दिन के लिए डार्क में रखा, फिर उसी पॉटेड प्लांट को हमने 6 आवर्स की फुल लाइट में रखा। अब हम उसमें से सैंपल कलेक्ट करने वाले हैं, फिर हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। अब एक टेस्ट ट्यूब में हमने डाल ली है इथेनॉल और इसमें हम डालेंगे ये एक वैरीगेटेड लीफ। इसी ट्यूब को हम डायरेक्ट फ्लेम पर हीट नहीं कर सकते क्योंकि जो इथेनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है, कहीं वो फायर कैच ना कर ले। तो उस रीज़न से हम क्या करेंगे, इसको वाटर बाथ में डिप करेंगे और यहाँ से डीकलराइजेशन के बाद हम इस लीफ को दोबारा फिर से इस वाटर में डालेंगे सो दैट जो लीफ है वो क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। चलिए तो ये करते हैं हम। आफ्टर बॉइलिंग आप चेंज नोट कर सकते हो कि जो इथेनॉल का कलर है वो ग्रीन हो चुका है, तो मतलब क्या है कि लीफ जो है उसकी डीकलराइजेशन हो चुकी है। अब यहाँ से हम इस लीफ को निकालेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम इस हॉट वाटर में डाल देंगे। इसमें से लीफ को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है अब हॉट वाटर में, सो दैट लीफ जो है अभी थोड़ा सॉफ्ट हो सके। तो अभी देखते हैं हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट। अभी यहाँ से कुछ देर के बाद लीफ को हम वॉश ग्लास में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसके ऊपर ड्रॉपर की हेल्प से आयोडीन डाल के देखेंगे कि कैसा रिजल्ट आता है। अब हम यहाँ से निकालने वाले हैं इस लीफ को और इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे हम अपने वॉश ग्लास के ऊपर। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा आयोडीन सॉल्यूशन। तो ट्रांसफ़र करते हैं ये आयोडीन सॉल्यूशन हमारे इस लीफ के ऊपर। अब इसके ऊपर हम डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन और इसको थोड़े
सेकेंड्स के लिए ऐसे ही रख देते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट्स। जिस एरिया में आप ब्लैक कलरेशन देख पा रहे हो, ब्लू ब्लैक कलरेशन, तो वहाँ पर स्टार्च मौजूद है। जिधर आपको लाइट कलरेशन दिखाई दे रही है, मतलब येलो सा कलर दिखाई दे रहा है, उस एरिया में स्टार्च मौजूद नहीं है। सो विद दैट वी आर डन विद आवर एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने कंक्लूड किया कि जो एरियाज लीफ के अंदर जो थे वो अभी भी लाइट कलर्ड है, और जो एरिया आपका ब्लू ब्लैक कलर का आया है तो वहां पर क्या है, स्टार्च जो है मौजूद है। तो हमें ये समझ में आया कि जब जिस एरिया में लाइट ट्रैप हुई वहां पर क्लोरोफिल था, और उस क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस हुई और वहां से ग्लूकोज फॉर्म हुआ, और उस ग्लूकोज को बाद में स्टार्च में कन्वर्ट करके वहां पर स्टोर कर दिया गया। सो यहाँ से हमें पता चला कि ब्लू ब्लैक कलरेशन मीन्स टू से कि प्लांट के अंदर, लीव्स के अंदर स्टार्च भी स्टोर्ड रहती है। आई होप आपने ये एक्सपेरिमेंट एंजॉय किया। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। देखो, ये है हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए स्लाइड, जिसमें आप देख पा रहे हो कि हमें सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है। अगर सबसे पहले हम बात करें सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही, क्योंकि भाई मोड तो ये हेटेरोट्रॉफिक ही है, बट इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसकी खास बात ये है कि वो अपने खाने के लिए डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करता है। तो मतलब जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने खाने के लिए डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करता है। अगर मैं बात करूं कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे बेटा, हम यहाँ पर फंगाई की बात करेंगे। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, अब आगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये इतने लालची हैं, ये सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिलाय नहीं करते। ये तो वो बात करते हैं कि उंगली पकड़ाई हाथ पकड़ लेते हैं। कैसे? ये ऑर्गेनिज्म से उसका खाना भी ले लेंगे और उसको बोलेंगे कि हम तुम्हें एज अ घर भी यूज करेंगे। मतलब ये जिस ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेंगे बेटा, उसको नॉट ओनली फॉर द फूड यूज करेंगे, उसकी बॉडी को एज अ शेल्टर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें होस्ट एंड पैरासाइट की इंटरेक्शन को पढ़ना है। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो पहले इतना याद करो कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो एज अ पैरासाइट बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर तुम टिक्स की बात कर सकते हो, लाइसिस की बात कर सकते हो, लीचेस की बात कर सकते हो, कस्क्यूटा जिसको अमरवेल बोला जाता है उसकी बात कर सकते हो। बढ़ते हैं थर्ड टाइप की तरफ, दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलो का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। जब कंप्लीट फूड इंजेस्ट किया जाता है तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? होलोजोइक। तो यहाँ पर ना आपको ये बात याद रखनी है, जब आप सेप्रोफाइटिक मोड की बात करते हो तो यहाँ पर जो डाइजेशन होती है वो बॉडी के बाहर होती है। होलोजोइक के अंदर जो डाइजेशन है वो बॉडी के इनसाइड होती है बेटा, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा कि बताओ कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो डाइजेशन जो है बॉडी के इनसाइड करता है। ठीक है, या कौन सा ऐसा है जो डाइजेशन बाहर करता है फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो वहां पर तुमने क्या लिखना है? बैक्टीरिया एंड फंगाई जो है वो डाइजेशन बॉडी के बाहर और ये डाइजेशन बॉडी के अंदर। बेटा जब भी कभी तुम्हें होलोजोइक की बात करनी है तो पहली बात कंप्लीट फूड इंजेशन की बात करनी है, दूसरा तुम्हें एग्जाम्पल में एच से होलोजोइक याद करना है, एच से ही तुम्हें ह्यूमन याद करना है। अगर एच को थोड़ा ऐसे कर दो तुम तो ये ए बन जाता है, तो यहाँ से तुम्हें अम्बिबा की बात भी जो है वो करनी है। ठीक है बेटा, तो होलोजोइक में तुम्हें एनिमल्स की भी बात करनी है, तुम्हें ह्यूमन की बात भी करनी है, तुम्हें अम्बिबा की बात भी करनी है। एक और नॉन ऑर्गेनिज्म आपके सिलेबस में है दैट इज
पैरामीशियम। तो इतना आपको जो है याद करना है। अब बढ़ते हैं 1 by 1, एक एक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको कवर करते हैं, देखते हैं कि कैसे ये ऑर्गेनिजम्स अपना जो है वो खाना लेते हैं। अब हम बेटा पढ़ने वाले हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हम ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिसके अंदर आपको राइजोपस नाम की फंगस की बात करनी है। राइजोपस नाम की एक फंगस है जो क्या कर रही है, गले सड़े ब्रेड के ऊपर फीड करके अपनी एनर्जी को ले रही है। अब डाइजेशन बॉडी के बाहर ही करती है, ये क्या करती है, कुछ केमिकल्स को इसके ऊपर पोर करती है और इस मटेरियल को और गलाती है और इसमें से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ऐसे ही क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म, गले सड़े चीज़ों के ऊपर फीड करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो ये कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं जिनको बोला जाता है हाइफे, फिर इनके ऊपर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर ये कैसे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको स्पोरेंजियम बोलते हैं। और फिर जब इनके अराउंड अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये डिवाइड करते रहते हैं और इसके अंदर क्या बना लेते हैं बेटा, स्पोर्स बना लेते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर ये स्पोर्स बना लेते हैं। फिर इनका जब इनके अराउंड कंडीशंस ओके हो जाती हैं तो ये स्पोरेंजियम जो है ना, स्पोरेंजियम जो है वो क्या हो जाता है, वो यहाँ से बर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा और यहाँ से जो स्पोर्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे। जिधर जिधर स्पोर्स गिरेंगे बेटा वहाँ पर नई जो फंगस है वो ग्रो कर जाएगी। तो इस तरीके से ये अपने आप को बढ़ाते रहते हैं और अपना खाना जो है वो गले सड़े ऑर्गेनिक मैटर से लेते रहते हैं। तो दिस वाज व्हाट सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसा कौन करता है, बैक्टीरिया भी करता है और फंगाई भी करती है। तो इसमें आपको राइजोपस का नाम याद रखना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको फंगाई की जगह पर राइजोपस लिख करके दे देंगे और आपको बोलेंगे कि बताओ, 3 और ऑप्शन होंगे, बताएंगे कि बताएं इनमें से कौन सा जो है, कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। ठीक है बेटा, चलो बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म ना सिर्फ दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को फॉर द सेक ऑफ फूड यूज करता है बट उसकी बॉडी को एज अ शेल्टर, ठीक है, एज अ घर भी यूज करता है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म थे उसमें आपको टिक्स, लाइसिस, लीचेस एंड कस्क्यूटा की एग्जाम्पल याद करनी थी। तो यहाँ पर आपको जो है ये जो ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा है ये क्या है, टिक। और ये क्या करती हैं, ये आपके अगर आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोगों के घरों में पेट डॉग्स जो हैं उनको ये ऐसे ऑर्गेनिज्म ऐसे उनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर ऐसे स्टिक करे हुए दिखाई देंगे, ठीक है, स्टिक से टिक याद कर लेना, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म हल्का हल्का उनकी बॉडी में ऐसे सब करके ब्लड को लेते रहेंगे और फिर उसकी बॉडी के ऊपर ही रहते रहेंगे। तो इसी वजह से उनको भी जो बेचारे वो डॉग होते हैं ना उनको खारिश होती रहती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर नेक्स्ट बेटा हम एग्जाम्पल जो है वो कस्क्यूटा के केस में देखते हैं कि वो कैसे है। देखो नेक्स्ट इधर आपको ये एक ग्रीन प्लांट दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर आपको ये येलो कलर का कुछ ऐसे थ्रेड लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जो ये थ्रेड है बेटा ये थ्रेड नहीं है। अगर ये मौका मिले आपको कभी रियल में देखने का तो आपको ऐसे लगेगा कि एक ट्री के ऊपर ना किसी बच्चे के पतंग की जो येलो कलर की डोर है वो लिपटी हुई है, ऐसा इसका जो है कलरेशन होता है। तो बेसिकली ये क्या करता है कि प्लांट जो है वो अपना खाना जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए वो रूट में से क्या लेता था, वाटर एंड मिनरल्स वगैरह लेगा, फिर अपने लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से खाना बना लेगा, ठीक है। अब जब वो खाना बना करके फ्लोएम की हेल्प से वहाँ पर रह गया था बताना, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा हर एक पार्ट में फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से। तो ये उस फूड को इस ग्रीन प्लांट को यूटिलाइज ही नहीं करने देगा, ये खुद ही उसका सारा खाना जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो
वो फिर से ट्राई करेगा, फिर से अपना मटेरियल जुटाएगा, फिर से अपनी प्रोसेस करेगा, फिर से छीन लेगा और खा लेगा। ये बिल्कुल वैसे है कि तुम कैंटीन में जाओ और कुछ लेकर के आओ और तुम्हारा फ्रेंड आते ही तुमसे छीन ले और तुम्हें खाने ही ना दे, तुम फिर से लेके आए, वो फिर से छीन ले, पर ऐसे होगा नहीं, तुम एक थप्पड़ लगाओगे, ऐसे कैसे छीनता है भाई, ये बेचारा ऐसे नहीं कर सकता है ना। तो यहाँ पर क्या है, इसको बेचारे को हर बार ऐसे करने पर, जब ये 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, 100 ऑफ टाइम्स करेगा, तो ये बेचारा तो सूखने लगेगा, इसको तो खाना मिला ही नहीं है, तो ये बिल्कुल अंदर से एक होलो पाइप की तरह बन जाएगा और ये बिल्कुल सूख जाएगा और ये इसके ऊपर अच्छे से फ्लरिश करती रहेगी, ये पूरा अपने आप को येलो मेंटेन करेगी। ठीक है, तो बच्चों ऐसे जो कस्क्यूटा है ये इस प्लांट के ऊपर रहती है, तो इसका नाम क्या है, अमरवेल भी इसको बोलते हैं। तो जिंदा रहता है जो है ना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो बढ़ते हैं अब आगे, देखो क्या है नेक्स्ट हमारे पास है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंडर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हम कंप्लीट इंजेक्शन की बात करते हैं। कंप्लीट इंजेक्शन का मतलब क्या है, अभी ये समझो। तो कंप्लीट इंजेक्शन का मतलब होता है कि जब तुम ऐसे नहीं खाते, मैंने विटामिन खा लिया, मैंने प्रोटीन खा लिया, मैंने कार्बोहाइड्रेट्स खा लिए, है ना, जब तुम ऐसी चीज़ों को अलग अलग से नहीं खाते, सारी चीज़ों का मिश्रण, ऐसे मिक्सचर तुम खा लेते हो, तब तुम क्या कहते हो कि तुम ऐसे क्या कर रहे हो, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहे हो। तुम अगर कोई बर्गर खा रहे हो, तुम कोई पिज्ज़ा कंज्यूम कर रहे हो, तुम चपाती खा रहे हो, तुम ब्रेड कंज्यूम कर रहे हो, तुम जो उसका बाइट लेते हो उसमें ऐसे तो नहीं करते, अच्छा एक प्रोटीन खा लेता हूँ, अच्छा एक कार्बोहाइड्रेट खा लेता हूँ, अच्छा मेरी बॉडी में विटामिन की कमी हो रही है, ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे तो नहीं होता ना। आप सब चीज़ों को, फैट्स को, प्रोटीन्स को, विटामिन्स को, सभी चीज़ों को आप इकट्ठा ही खाते हो, है ना। तो मतलब आप कंप्लीट फूड इंजेक्शन करते हो, पूरा निवाला आप निगलते हो, या मुझे ऐसा कहना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट फूड इंजेक्शन। डाइजेशन अंदर जाके देखी जाएगी भैया, हम सिर्फ खाएंगे, भूख है चाहे नहीं है ना। चलो एनीहाउ, तो बच्चों होलोजोइक में कंप्लीट फूड इंजेक्शन होता है, ये बात लिख लो, भूल जाओगे नहीं तो। यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट फूड इंजेक्शन, कंप्लीट फूड इंजेक्शन। देखो ये दिखा रही है ना, अब ये रुक गई है, मैंने इसका चम्मच ऐसे ही रहेगा ना, मैं लिख दिया इसके यहाँ पर। अब उसके बाद क्या है बेटा, अब फिर उसको सिंपल फॉर्म में बॉडी के अंदर जाकर के ब्रेक किया जाता है। ठीक है, आज के लेक्चर में बेटा अमीबा एंड पैरामीशियम का केस पढ़ेंगे। नेक्स्ट फुल फ्लेज लेक्चर आपके लिए होगा न्यूट्रिशन इन केस ऑफ ह्यूमन, तो वहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाला है। 1-2 एक्सपेरिमेंट्स आपके लिए लाइव परफॉर्म करके दिखाए जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कैसे एंजाइम्स काम करते हैं। चलो बेटा देखते हैं, सबसे पहले जो ये लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, अमीबा एंड पैरामीशियम्स, ठीक है, इनको लोअर ऑर्गेनिज्म क्योंकि इनकी बॉडी पूरी तरह से डेवलप नहीं है, इनके पास हमारी तरह ऑर्गेन सिस्टम नहीं है पूरा, तो ये क्या है, लोअर ऑर्गेनिज्म। ये भी क्या है, ये भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, इनका देखते हैं कि ये कैसे करते हैं बेटा। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं। आपको कोई भी स्टेप बिगाड़ना नहीं है, एज सच याद करना है, सीक्वेंस मेंटेन करना है, 5 ही स्टेप्स हैं। और सबसे पहले जो ये ऑर्गेनिज्म है वो इंजेक्शन करेगा, फिर डाइजेशन करेगा, फिर उसमें से आए यूजफुल न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन करेगा, और फिर उनको, जिनको एब्जॉर्ब करा है न्यूट्रिएंट्स को, उनको बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज करेगा, मतलब एसिमिलेशन करेगा। फिर जो चीज़ें वेस्ट हैं उनको बॉडी में से एलिमिनेट या फिर एडजस्ट कर देगा, उनकी एजेशन कर देगा। तो ये 5 स्टेप आपने याद रखने हैं, इनका सीक्वेंस आपने नहीं बिगाड़ना है। चलिए इसको एक स्टोरी के साथ समझते हैं। एक बार एक अमीबा था, उसको खाना जाना था, वाटर में इधर उधर घूम रहा था, बट उसे कोई भी खाना नहीं मिल रहा था। फिर उसे अचानक से बैक्टीरिया बर्गर दिखाई दिया, जिसकी वजह से उसकी आंखों में स्पार्कल हो गई। चलिए ये बात समझे, जो एक अमीबा है बेटा, उसका जो बॉडी का डिज़ाइन है वो बहुत सिंपल है, एक ही सेल से बना है और यही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसके पास कोई अपना माउथ भी नहीं है जिसके थ्रू ये खाना खा सके, इसके पास कोई हाथ नहीं है जिससे ये अपना बर्गर ऐसे पकड़ के ऐसे खा सके, और कोई इसके पास पाँव नहीं है जिनसे चल के ये अपना बर्गर पकड़ सके। ऐसे ये क्या करेगा फिर, तो ये
एक ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी बहुत सिंपल है, इसलिए इसको हम लोअर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ये जो लोअर ऑर्गेनिज्म है भैया, जब ये अपने फूड को सेंस करता है ना, तो ये उसकी तरफ मूव करेगा। ये एक ऐसे है जैसे आप स्लाइम यूज करते हो, अगर आप स्लाइम को ऐसे फेंकोगे तो वो कोई भी शेप अटेन कर लेगी। तो 1 मिनट पहले आपने इसको जिस शेप में देखा होगा, नेक्स्ट टाइम ये अपनी शेप चेंज कर लेगा। जैसे स्लाइम आप अगर एक बार इधर फेंका, नेक्स्ट टाइम उठाकर वहां फेंका, तो जैसे उसकी शेप चेंज हो जाती है, इसकी भी वैसे ही शेप चेंज हो जाती है। फूड को पकड़ने के लिए इसके पास हाथ भी नहीं है, माउथ भी नहीं है, तो ये क्या करेगा बेटा, अपने साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की हेल्प से ये अपनी बॉडी में से कुछ एक्सटेंशंस बनाएगा, ऐसे ऐसे उनको बढ़ाता रहेगा और ऐसे ऐसे उनकी तरफ, उसकी हेल्प से ही ये अपनी बॉडी को अपने फूड की तरफ आगे आगे मूव करता रहेगा। अब जो ये एक्सटेंशंस बना रहा है, इन एक्सटेंशंस को बेटा क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया के बिना अमीबा अधूरा है, बच्चे मेंशन ही नहीं करते, आपको मेंशन करना है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया बनाएगा, सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट, तो फॉल्स फीट बनाएगा। जिधर से फूड आएगा उधर से बना लेगा, इधर से फूड आया तो इधर से बना लेगा, इधर से फूड आया तो इधर से बना लेगा, इधर से फूड आया तो इधर से बना लेगा। ठीक है, जिधर से भी फूड आएगा ये उधर से अपने जो है अपेंडेजेस ऐसे एक्सटेंड करेगा, सूडोपोडिया फॉर्म करेगा और उसकी हेल्प से आगे आगे फूड की तरफ मूव करके फिर फूड को ऐसे ट्रैप कर लेगा। ठीक है, फूड को अपने अंदर ट्रैप कर लेना, अपने बॉडी का पार्ट बना लेना, उसको क्या बोलेगा, ये इंजेक्शन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये एक बैक्टीरिया था जिसने क्या करा, अपने फूड पार्टिकल को जब देखा तो इसने अपनी अपेंडेजेस इसकी तरफ ऐसे बना दी। अब जो ये अपेंडेजेस हैं बेटा, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। तो ये क्या है, सूडोपोडिया। ठीक है, जो कि क्या है, फॉल्स फीट। फॉल्स फीट क्यों, जब इसने अपने फूड को ऐसे अपने अंदर ट्रैप कर लेगा ना जब ये, तो ये सूडोपोडिया गायब हो जाएंगे, ये एक दूसरे के साथ ऐसे मर्ज हो जाएंगे और फिर से ये एक अमीबा का ही ऐसे पोर्शन या पार्ट बन जाएंगे, तो ये अलग से नहीं दिखाई देंगे। तो मतलब ये क्या है, कुछ टाइम के लिए है, तो ये सूडोपोडिया है। अब बेटा जब जैसे ही ये अपने फूड को अच्छे से पकड़ लेगा, इसको लगेगा अब ये यहाँ से निकल नहीं सकता, तो ये इसको ऐसे एनक्लोज कर लेगा अपने अंदर। तो ये देखो आप यहाँ पर वैक्यूल सा फॉर्म हो गया है और सूडोपोडिया जो है वो गायब हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा अब क्या होगा, इसके अंदर ये फूड वैक्यूल बन जाएगा। तो यहाँ तक जो ये था, ये क्या था, इंजेक्शन। ये क्या था बेटा, इंजेक्शन। अब इंजेक्शन के बाद दूसरा स्टेप क्या है बेटा, डाइजेशन का। तो डाइजेशन करेगा मतलब जो खाया है उसको हजम भी तो करना है ना। ठीक है, तो उसको हजम करने के लिए यहाँ पर क्या है, इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो काम करेंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो क्या करेंगे बेटा, जो इसने बैक्टीरिया खाया, ये बैक्टीरिया के ऊपर फीड करता है। ठीक है बेटा, तो जिस फूड को इसने खाया तो उसको ये छोटे 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 पार्टिकल्स में, मतलब सिंपलर फॉर्म में उसके ब्रेक कर देगा। अब यहाँ पर ये इसको तोड़ देगा ऐसे फूड को, तो उसको ये क्या कर रहा है, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड ही तो क्या होता है, डाइजेशन ना, ब्रेक डाउन। तो डाइजेशन क्या है, ब्रेक डाउन है किसका, कॉम्प्लेक्स फूड का। किसमें, सिंपल में। ठीक है, तो बच्चा डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन के बाद जो चीजें जरूरत की हैं उनको बॉडी में भेजेगा ये। तो बॉडी में क्यों भेजेगा भैया, खाना क्यों खाया इसने, अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। हम भी तो न्यूट्रिशन ऐसे ही करते हैं ना, चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमने बोला था। तो बेटा ये फिर एब्जॉर्प्शन करेगा उन सभी चीजों को, इस वैक्यूल में से यूजफुल चीजों को बाहर भेजेगा। अब जो चीजें यूजफुल नहीं है वो अभी भी इधर ही रह जाएंगी। ठीक है, यूजफुल चीजें यहाँ पर चली जाएंगी। इनके पास, अमीबा के पास अपना न्यूक्लियस होता है, ये बात याद रखनी है, तभी तो ये इतना सारा काम कर पा रहे हैं ना। कोई तो कंट्रोलिंग बॉडी होगी ना सेल की। अब देखो, अब आगे क्या है, जो चीजें इसने इसमें मतलब भेजी, मानो ये चीजें इसने अपने बॉडी में भेजी, अब उनको ये यूटिलाइज भी तो करेगा, खाली भेज कर क्या करेंगे, तो वो ऐसे ही बॉडी में पड़ी नहीं रहेंगी, उनको बॉडी में यूज किया जाएगा फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर जस्ट बॉडी में भेजा गया था, एब्जॉर्ब किया गया था, यहाँ पर बेटा उनको यूटिलाइज किया जाए। तो मतलब एसिमिलेशन क्या होता है, बेसिकली यूटिलाइजेशन। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड।
ठीक है बेटा, तो यूटिलाइजेशन कर लिया किस चीज की, जो न्यूट्रिएंट्स इसने एब्जॉर्ब करे थे। अब बेटा जो चीजें अभी भी इस वैक्यूल में पड़ी हैं, जो इसके लिए यूजलेस हैं, तो उनको ये क्या करेगा, बॉडी जिधर वैक्यूल होगा उस साइड से, इसके पास ना ये गरीब है ना, कोई ऑर्गन ही नहीं है, खाने के लिए प्रॉपर माउथ नहीं था, जिधर से भी फूड आया उधर से ही माउथ बना लिया, जिधर से ही अब ये वैक्यूल प्रेजेंट है जिसमें ये इसका वेस्ट पड़ा है, उधर से ही अपनी बॉडी में से इस वेस्ट को बाहर रिलीज कर देगा और इसको हम बोलेंगे इजेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, इजेशन। तो बेटा ये आपको याद रखना है और इसका मैं फिर से बोल रही हूँ, ये सीक्वेंस आपको मेंटेन रखना है, सीक्वेंस आपको चेंज नहीं करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अम्बेबा की कोई प्रॉपर या स्पेसिफिक शेप नहीं है, प्रॉपर इसके पास ऑर्गन सिस्टम नहीं है, इसके पास माउथ भी नहीं है, इसके पास एनल पोर भी नहीं है, बट ये डाइजेशन बॉडी के अंदर ही करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से, इतना हम याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं ऐसे ही एक और ऑर्गेनिज्म के तरफ, उसके साथ ही हमारा ये लेक्चर एंड हो जाएगा। तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। वो ऑर्गेनिज्म है हमारा पैरामीशियम। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, वो है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम जो है वो अम्बेबा से कैसे डिफरेंट है, जो ये पैरामीशियम है आप इसमें बाकी के सारे स्टेप तो वैसे ही फॉलो करोगे जैसे आपने अम्बेबा के केस में करे, मतलब ये भी पहले इंजेक्शन करेगा, फिर डाइजेशन करेगा, फिर एब्सॉर्प्शन करेगा, एसिमिलेशन करेगा, फिर इजेक्शन करेगा। मिलता कहाँ पर है, ये भी वाटर में मिलता है, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म जो है ये हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं, इनको ऐसे नहीं हम देख पाते, ठीक है। तो बेटा जो ये ऑर्गेनिज्म है, ये एक पैरामीशियम दिखाया हुआ है, इसकी बॉडी के ऊपर तुम्हें थ्रेड लाइक कुछ धागे धागे से नजर आ रहे होंगे। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को, जो ये तुम्हें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, इनको बोलते हैं सीलिया, ठीक है। ये सीलिया इसको क्या हेल्प करते हैं, अब इसके पास तुम्हें कोई ऐसे हाथ दिखाई दे रहे हैं, देखो नहीं ना, तो ये भी जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसको बस सूडोपोडिया की जगह पर हेल्प करेंगे। यहाँ से अगर कोई फूड पार्टिकल इमेजिन यहाँ पर आया, ये उसको ना इन थ्रेड्स में ऐसे उलझा देंगे, फिर ऐसे विप लाइक मूवमेंट करते हुए ये इन फूड पार्टिकल्स को यहाँ पर एक इनके पास एरिया मौजूद रहता है, एक ग्रूव, ऐसे ग्रूव मौजूद रहती है जिसको ओरल ग्रूव बोलते हैं, या जिसको हम माउथ बोल सकते हैं इसका, उसमें गिरा देता है। तो मतलब जो ये पैरामीशियम है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अम्बेबा, इसके पास बेटा इंजेक्शन के लिए प्रॉपर एक पोर है, ओपनिंग है, माउथ है, ठीक है। तो ये अपने ओरल ग्रूव से ये क्या करेगा, अपने फूड को सीलिया की हेल्प से उसमें गिरा देगा। कभी कभी बेटा इसको गलेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गलेट, कंफ्यूज नहीं होना है। अब फूड पार्टिकल जो है फिर बॉडी के अंदर जाएगा, फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से, यहाँ पर फिर इसकी क्या होगी बेटा, डाइजेशन होगी। जब ओरल ग्रूव के थ्रू अंदर गया तब ये कौन सा स्टेप था, इंजेक्शन। फिर जब डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से फूड वैक्यूल के अंदर इसकी डाइजेशन होगी तो उसको बोलेंगे डाइजेशन। फिर इसमें से मटेरियल्स को बॉडी में भेजा जाएगा जो यूजफुल है, उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। फिर उस सेंट मटेरियल को यूटिलाइज किया जाएगा फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको बोलेंगे एसिमिलेशन। फिर बेटा इसके पास प्रॉपर जगह है जिधर से ये अपनी बॉडी के वेस्ट को, जो इसको नहीं चाहिए है, उसको रिलीज करता है, उसको बोलते हैं एनल पोर। तो एनल पोर से ये अपने वेस्ट को बॉडी में से बाहर निकालता है। इसके पास बेटा दो न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस मैक्रो न्यूक्लियस, एक होता है माइक्रो। बड़ा न्यूक्लियस जो है बेटा वो इसकी सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो ये बात याद रखनी है कि इसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस। और फिर इसके पास बाकी की चीजें हमें नहीं याद करनी है, बस क्योंकि हम इसका क्या पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन तो पढ़ रहे हैं। बस देखो हमने देखा है कि बाकी सारी की सारी प्रोसेसेस 5 के 5 स्टेप्स बिल्कुल सिमिलर हैं किसके, अम्बेबा की न्यूट्रिशन के। तो यहाँ पर याद सिर्फ क्या करना है कि इसके पास प्रॉपर माउथ है, इसके पास सीलिया है और इसके पास डाइजेशन के लिए एनल पोर भी है। सो विद दैट आई एम डन फॉर टुडेज लेक्चर। आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं, आपको बताना है कि सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन
किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है, और जो डाइजेशन इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में होती है। तो आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको इस लेक्चर के रेलेवेंट नोट्स एंड पीडीएफ जो हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज @notes HQ पर मिल जाएंगे। आपको इस चैनल को ज्वाइन करना है और वहीं पर आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, आपके लिए यूजफुल था ये सेशन, तो आप ज़रूर इस सेशन को लाइक करें और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।